Hello everybody, this is महेंद्र साहू एंड वंसली वेलकम टू MS क्लासेस। जैसा कि आपको पता है हम वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन लेके चल रहे थे, चैप्टर नंबर 5 जो कि सिविक्स का है, और उसमें हमने 3 अभी तक हमारे पार्ट वीडियोस के कंप्लीट कर चुके हैं। और आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ये पार्ट 4 है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन का, जिसमें हम इस चैप्टर के जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक में से एक है पार्लियामेंट, इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि क्वेश्चंस भी कई सारे इस टॉपिक से तो पूछे ही जाते हैं, और साथ ही साथ ये एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, नॉट ओनली फॉर द स्टूडेंट बट फॉर ऑल द पीपल, है ना। सो चलिए इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से क्वेश्चंस इससे बनते हैं जो कि हमारे लिए समझने में अभी कारगर साबित होंगे। सबसे पहला पॉइंट हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसा कि हेडिंग में दिया हुआ है पार्लियामेंट, है ना। सो पार्लियामेंट क्या होती है वो सारी डिटेल्स हम अभी पढ़ने ही वाले हैं, और आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में भी अच्छे से कवर किया हुआ है ना। पार्लियामेंट इज़ अ हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ आवर कंट्री। हमारे देश में कानून बनाने वाली जो सबसे बड़ी बॉडी है सेंट्रल लेवल पे, वो है हमारी पार्लियामेंट, या जिसे हम संसद भी बोलते हैं। इट कंसिस्ट 2 हाउसेस, 2 हाउसेस से ये बनी हुई है, एक तो लोकसभा है, एक राज्यसभा है। और प्रेसिडेंट इज़ ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि विदाउट द एसेंट ऑफ पार्लियामेंट कोई भी बिल जो है वो एक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। ये पॉइंट हम आगे अभी डीप में डिस्कस करने वाले हैं, बट ये एक सिंपल ओवरव्यू हो गया पार्लियामेंट के बारे में कि इट इज़ द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ आवर कंट्री। और इसको हम 3 भागों में बांट देते हैं, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट ऑल्सो। ठीक है, तो वो तो हम जब हमारी इंडियन पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें हम डीपली डिस्कस करेंगे। बट अभी देखते हैं वर्ल्ड लेवल पे भी अबाउट द parliament. Okay, so let's discuss. As you can see on your screen, this is the parliament. So before we are going to discuss about in the office memorandum role of parliament, हमने डिस्कस किया था 13 अगस्त 1990, है ना। 13 अगस्त 1990 को क्या हुआ था, जो जॉइंट सेक्रेटरी थे उनके द्वारा ऑफिस मेमोरेंडम को रिलीज़ किया गया था। और वो काय के लिए था, ऑब्वियसली मंडल कमीशन वाली जो रिपोर्ट थी 27% रिजर्वेशन के लिए। बट हमने जब उसका बैकग्राउंड देखा था कि जब मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी थी 1980 में, जब 1980 में मंडल कमीशन के द्वारा रिपोर्ट दी गई थी, और उस रिपोर्ट को देने के बाद 1989 में जो इलेक्शंस हुए थे, जिसमें जनता दल ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था, है ना, जनता दल ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि यदि उनकी गवर्नमेंट बनती है तो 27% रिजर्वेशन, या जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट है उसे वो क्या करेंगे, उसे वो देश में इम्प्लीमेंट करेंगे। और उस इलेक्शन में गवर्नमेंट बन जाती है जनता दल की, और जो बीपी सिंह होते हैं वो पीएम बनते हैं। अब जैसे ही वो पीएम बनते हैं तो कौन कौन से स्टेप्स उनके द्वारा लिए जाते हैं वो पॉइंट तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। बट पार्लियामेंट का बीपी सिंह की गवर्नमेंट बनने के बाद कह सकते हैं कि जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने के लिए जो डिस्कशन हुआ था उसमें क्या रोल था, ये पॉइंट हमें यहाँ पे समझना है। इसीलिए यहाँ पे हेडिंग डली हुई है कि इन द ऑफिस मेमोरेंडम रोल ऑफ पार्लियामेंट, है ना। आई होप आपको हेडिंग यहाँ पे क्लियर होगी। चलिए समझते हैं कि कौन कौन से रोल यहाँ पे पार्लियामेंट के द्वारा किए गए थे ऑफिस मेमोरेंडम में। सो फर्स्ट पॉइंट, जैसा कि आपको पता है, जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट थी, है ना, रिपोर्ट ऑफ मंडल कमीशन जो थी वो कहाँ पे डिस्कस हुई थी, ऑब्वियसली हमारा जो पार्लियामेंट हाउस था, मतलब लोकसभा देन राज्यसभा, या दोनों हाउस के साथ डिस्कशन हुआ था, हमारे प्रेसिडेंट ने एड्रेस किया था, है ना। सो रिपोर्ट ऑफ पार्लियामेंट, रिपोर्ट ऑफ मंडल कमीशन वाज डिस्कस्ड, ऑब्वियसली पार्लियामेंट में डिस्कस हुई थी। इसी तरह प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेस द पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया था, पार्लियामेंट में ही तो जो दोनों हाउस थे उनको एड्रेस किया था, और उन्होंने बताया था कि जो वीपी सिंह वाली गवर्नमेंट है, जनता दल की जो गवर्नमेंट
पार्लियामेंट है वो अब क्या करना चाहती है, जो मंडल कमीशन की रिकमेंडेशंस है उनको देश में लागू करना चाहती है। और इसी तरह हमने क्या देखा था कि प्रधानमंत्री कैबिनेट के साथ मिलके 6 अगस्त को क्या करते हैं, 6 अगस्त को यूनियन कैबिनेट के साथ मिलके डिसीजन ले लेते हैं कि हमें जो रिकमेंडेशंस है उसे देश में लागू करना है। और उसी के नेक्स्ट डेट में 7 अगस्त को क्या होता है, ये सारा डिस्कशन हमारे जो पीएम होते हैं वो पार्लियामेंट को एड्रेस करते हुए इसके बारे में बताते हैं, है ना। सो ये 3 पॉइंट हमने देखा था कि मंडल कमीशन की सिफारिश जो थी उसे लागू करने के लिए पार्लियामेंट में डिस्कस किए गए थे। आई होप आपको तीनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। पार्लियामेंट और मंडल कमीशन की रिपोर्ट के बीच में जो रिलेशन यहाँ पे एक तरह से इस्टेब्लिश हुआ था डिस्कशन के लिए, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट और क्या पॉइंट आ रहे हैं हमारे, जो हमारी पार्लियामेंट से रिलेटेड है। एज वी नो डिसीजन वॉज नॉट टेकन डायरेक्टली इन द पार्लियामेंट बट पार्लियामेंट डिसीजन ऑन द रिपोर्ट बट ऑन द बेसिस ऑफ the decision on the parliament influence and shaped the decision of government। हम लोगों को ये पता है कि ऑब्वियसली पार्लियामेंट के द्वारा एक बड़ा रोल अदा किया जाता है किसी भी डिसीजन को लेने के लिए, किसी भी डिसीजन को बनाने के लिए। बट सिर्फ पार्लियामेंट में ये काम नहीं होता है, पार्लियामेंट में कंप्लीट होता है, उसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाता है, फिर रिलेटेड मिनिस्ट्री में जाता है। बट हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो रिपोर्ट होती है उस पर जो डिस्कशन होता है वो इन्फ्लुएंस करता है डिसीजन जो गवर्नमेंट का है उसको, है ना। मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या हम बोल सकते हैं कि जो एक शेप मिलता है किसी भी डिसीजन को वो कहाँ से मिलता है, पार्लियामेंट से मिलता है ना। सो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। इसी तरह पार्लियामेंट वॉज नॉट इन फेवर ऑफ दिस डिसीजन द गवर्नमेंट कुड नॉट गोन अहेड ऑफ इट, है ना। हम सभी को पता है कि यदि पार्लियामेंट किसी भी डिसीजन को पास नहीं करती है, हमें पता है कि पार्लियामेंट में 2 हाउस है, एक तो लोकसभा हो गया, एक तो राज्यसभा हो गया। और जो हमारे ऑर्डिनरी बिल्स होते हैं, है ना, जो सिंपल बिल होते हैं वो उन्हें दोनों हाउस से पास होना होता है, लोकसभा से भी पास होना होता है और राज्यसभा से भी पास होना होता है। कई बार सिंपल मेजोरिटी की ज़रूरत होती है कि जितने लोग प्रेजेंट हैं उनकी मेजोरिटी हो जाए, कई बार स्पेशल मेजोरिटी की भी ज़रूरत होती है कि टोटल जितने हैं उनका 2/3 भी होना चाहिए, है ना। स्पेशल जो प्रेजेंट है उनकी भी मेजोरिटी होना चाहिए। तो दोनों हाउस से पास होना ज़रूरी होता है, तभी कोई भी कानून बन सकता है। और यदि किसी भी हाउस से वो पास नहीं होता है तो गवर्नमेंट कुड नॉट गोन अहेड ऑफ इट, है ना। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि जब तक पार्लियामेंट फेवर में नहीं होगी तब तक किसी भी डिसीजन को लेने के लिए गवर्नमेंट आगे नहीं जा सकती। तो पार्लियामेंट की यहाँ पे कह सकते हैं परमिशन बहुत ज़्यादा या पार्लियामेंट के द्वारा पास होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसी भी लॉ का। आई होप आपको ये दोनों पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे जो कि पार्लियामेंट का इम्पोर्टेंस बता रहे हैं, नॉट ओनली फॉर इंडिया बट ऑल्सो फॉर वर्ल्ड लेवल, है ना। चलिए देखते हैं और नेक्स्ट पॉइंट हमारे क्या यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक अभी हमने क्या देखा, पार्लियामेंट के बारे में जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स होती है कि जो मंडल कमीशन की सिफारिश थी उसका डिस्कशन कैसे हुआ था, और पार्लियामेंट के द्वारा यदि कोई भी कानून पास नहीं किया जाता तो गवर्नमेंट भी उसे देश में लागू नहीं कर सकती। ये पॉइंट अभी हमने डिस्कस किया। बट वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, क्या पार्लियामेंट जो इंस्टीट्यूशन है उसे हमारे देश में या वर्ल्ड लेवल पे या किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में होना ज़रूरी है। वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, यदि कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री है तो उसमें पार्लियामेंट का होना क्यों ज़रूरी है ना। तो चलिए हम समझते हैं पहले कि वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, देन वी विल डिस्कस अबाउट द फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। ओके, सो इन ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एक्सरसाइज सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑफ द बिहाफ ऑफ द पीपल। ऑब्वियसली हम इस पॉइंट को जानते हैं कि जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्री है ना, डेमोक्रेटिक कंट्री मीन्स जहाँ पे लोगों के द्वारा अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, अपने लीडर्स को इलेक्ट किया जाता है, वो होती है डेमोक्रेटिक कंट्री। हमें पहले से ही पता है डेफिनेशन इसके बारे में, ठीक है ना। तो जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री होती है, ऑल द डेमोक्रेटिक कंट्री एंड असेंबली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इस एक्सपीरियंस सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी, है ना। उन डेमोक्रेटिक कंट्री में पीपल्स के द्वारा जो रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट किए जाते हैं या हम बोल सकते हैं जो लीडर्स इलेक्ट किए जाते हैं, वो क्या करते हैं, असेंबली में जाते हैं, है ना। ऑब्वियसली पार्लियामेंट में ही जाते हैं, असेंबली में जाते हैं और उनके पास
बिहाफ ऑफ द पीपल, लोगों के बदले बोल सकते हैं, लोगों के द्वारा उन्हें चुना गया है तो लोगों के बदले उनके पास क्या होती है, स्पेशल पावर होती है, ठीक है ना, किसी भी प्रकार के कानून बनाने के लिए, और इस पावर का वो यूज़ भी करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमें यहाँ पे यही याद रखना है कि पार्लियामेंट की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स बाय द पीपल इलेक्ट किए जाते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री में, वो पार्लियामेंट में जाके लोगों के बदले लोगों के लिए पावर का यूज़ करते हैं, है ना, किसी भी प्रकार के लॉ के फॉर्मेशन के लिए अपने क्षेत्र को वो रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करें कि जो इंडिया है हमारी कंट्री, उसमें जो नेशनल असेंबली है, ऑब्वियसली हम पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड पार्लियामेंट। इन इंडिया सच अ नेशनल असेंबली, इंडिया में जो ऐसी नेशनल असेंबली है जहाँ पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, इसे हम पार्लियामेंट बोलते हैं। ऑब्वियसली यही तो पॉइंट है पार्लियामेंट का। क्या डेफिनेशन हम दे सकते हैं कि हमारी कंट्री इंडिया में जो रिप्रेजेंटेटिव्स जाते हैं कलेक्टिवली, और वो जिस इंस्टीट्यूशन में जाके अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या अपने जो काम है, अपने जो फंक्शंस है वो करते हैं, उसे हम क्या बोल सकते हैं, उसे हम पार्लियामेंट बोल सकते हैं, है ना। सो इन इंडिया सच अ नेशनल असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, हमारी कंट्री में जो नेशनल असेंबली है जो कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की असेंबली है, उसे हम क्या बोल सकते हैं, पार्लियामेंट बोलते हैं। ये एक डेफिनेशन हम दे सकते हैं, ठीक है। जैसे नेशनल लेवल पे पार्लियामेंट होती है सबसे बड़ी कानून बनाने वाली बॉडी, इसी तरह स्टेट लेवल की भी अपनी अपनी स्टेट लेजिस्लेचर्स होती है ना। एट द स्टेट लेवल इट्स कॉल्ड लेजिस्लेटिव असेंबली। जैसे सेंट्रल लेवल पे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल लेवल पे हम बोलते हैं पार्लियामेंट, उसी तरह स्टेट लेवल पे क्या बोला जाता है, लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना। जैसे हम बोलते हैं एमएलए, जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर होते हैं उन्हें हम एमएलए बोल देते हैं, और जो पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं ऑब्वियसली क्या बोलते हैं हम उन्हें, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमपी उन्हें हम बोल देते हैं ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमपी। तो यू विल रिमेंबर ऑल्सो दिस पॉइंट, एट द स्टेट लेवल इट इज़ कॉल्ड लेजिस्लेटिव असेंबली। तो आपको यहाँ पे पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। यहाँ पे जो हमने डिटेल्स देखी है उसके बाद हम अब इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आने वाले हैं कि फंक्शन क्या क्या होते हैं। इससे हमें क्लियर हो जाएगा कि किसी भी देश के लिए पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों होती है ना। ये तो एक बेसिक ओवरव्यू था जो यहाँ पे अभी हमने डिस्कस किया। मेन पॉइंट हमारे हम देखते हैं कि फंक्शन क्या क्या होते हैं पार्लियामेंट की, जिसमें हमें समझ में आएगा कि पार्लियामेंट कितनी इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहला पॉइंट, जैसा कि हमें पता है पार्लियामेंट इज़ द फाइनल अथॉरिटी फॉर मेकिंग लॉस इन एनी कंट्री। ऑब्वियसली हम इंडिया की ही बात ना करें, ऑल द डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड, तो पार्लियामेंट क्या होती है, फाइनल अथॉरिटी होती है, सबसे बड़ी संस्था होती है जो क्या करती है, कानून बनाती है, मेकिंग लॉस इन एनी कंट्री, किसी भी कंट्री के लिए कानून बनाने वाली सबसे बड़ी बॉडी को हम क्या बोल सकते हैं, पार्लियामेंट बोलते हैं। हमारे देश में पार्लियामेंट या संसद बोला जाता है, बट अपनी अपनी कंट्रीज़ में अलग अलग नाम होते हैं। जैसे यूएसए में कांग्रेस बोल दिया जाता है ना, कहीं पे ड्यूमा बोल दिया जाता है, कहीं पे मजलिस बोल दिया जाता है। तो सभी कंट्रीज़ में पार्लियामेंट की अपनी अपने लैंग्वेज में अलग अलग नाम होते हैं, बट उनका ऑब्जेक्ट सेम ही होता है। वो क्या होता है कि कानून बनाने वाली देश की फाइनल अथॉरिटी होती है, कानून बनाने वाली देश की सबसे बड़ी संस्था होती है पार्लियामेंट, है ना। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, और देश के बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही क्रूशियल मामले पे ये क्या करती है, लॉज बनाती है। इसीलिए हम इसे नॉर्मली लेजिस्लेचर भी बोलते हैं। याद रखोगे, पार्लियामेंट भी बोल सकते हैं, लेजिस्लेचर भी बोल सकते हैं, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। सबसे पहला काम तो हमने देख लिया कि पार्लियामेंट के द्वारा क्या किया जाता है, न्यू लॉज बनाए जाते हैं। नए कोई भी कानून लेके आना है तो वो पार्लियामेंट के द्वारा लेके आया जाता है। जैसे अभी हाल फिलहाल में 1-2 साल में देखा जाए तो गवर्नमेंट के द्वारा कौन से कानून लेके आए थे। जैसे सबसे पहला तो आपका चल रहा था CAV, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, जो बाद में एक्ट में कन्वर्ट हुआ, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, है ना, जो लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने लेके आई थी, है ना। तो ये आप देख सकते हैं कि मेक न्यू लॉस पार्लियामेंट के द्वारा क्या किया जाता है। पहला पॉइंट चल रहा है यहाँ पे हमारा, उसमें सब पॉइंट हम क्या क्या देख रहे हैं कि कानून तो बनाती है, बट कानून भी किस किस टाइप से बना सकती है। सबसे पहले तो कोई नया न्यू लॉस लेके आ सकती है जो पहले से एग्जिस्टिंग नहीं था, पहले से फॉर्म में नहीं था, पहले से बना हुआ नहीं था, ठीक है ना। जैसे हमने CAB का एग्जाम्पल ले लिया। इसके अलावा सेकंड पॉइंट हम क्या देख सकते हैं, न्यू लॉस बनाती है, एक पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, चेंज एग्जिस्टिंग लॉस, मतलब जो भी कानून पहले से चले आ रहे थे,
है ना, उनमें कुछ क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है, या एबॉलिश एग्जिस्टिंग लॉस, या तो पुराने जो कानून थे, एग्जिस्टिंग जो लॉस थे उन्हें चेंज कर सकती है, उन्हें बदल सकती है, पुराने कानून जो चले आ रहे थे, या फिर उन कानूनों को एबॉलिश करके उन्हें हटा के उनकी जगह पे किसी न्यू कानून को भी ला सकती है। एबॉलिश एग्जिस्टिंग लॉस एंड मेक न्यू वन इन देयर प्लेस, है ना। तो आपको ये पॉइंट यहाँ पे याद रखना है। जैसे हमने डिस्कस किया था आर्टिकल 370 के बारे में, आप सभी ने सुना होगा। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 370 स्पेशल प्रोविजंस जो थे, स्पेशल प्रोविजंस गिवन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, है ना। जम्मू एंड कश्मीर को क्या किए गए थे, स्पेशल प्रोविजंस दिए गए थे। बट अभी लास्ट ईयर देखा जाए 2019 में जो स्पेशल प्रोविजंस थे जम्मू एंड कश्मीर के पास, उसे हटा दिया गया था वायदा पार्लियामेंट या वायदा गवर्नमेंट हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि चेंज एग्जिस्टिंग लॉज, जो पुराने कानून थे उनको हटा दिया गया, है ना। इसी तरह क्या ला दिया गया, नया कानून ला दिया गया। और अब क्या देखा हमने कि जम्मू एंड कश्मीर जो एक स्टेट था वो यूनियन टेरिटरी के फॉर्म में चेंज हो गया। लद्दाख आप एक यूनियन टेरिटरी और एक जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी देख सकते हैं। तो ये फंक्शन आते हैं किसमें, पार्लियामेंट के कानून बनाने से रिलेटेड। ये तो एक पॉइंट हो गया हमारा। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं कि पार्लियामेंट का फंक्शन क्या होगा, ठीक है ना। 5 मार्क्स क्वेश्चन में एग्जाम में फेवरेट टॉपिक है यदि पार्लियामेंट से पूछा जाए कि व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट, है ना। सो आपको पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे याद रखना है। यदि आप समझ जाओगे सो आप अपने वर्ड्स में आराम से उसे लिख सकते हैं कि लॉ मेकिंग बॉडी है, न्यू कानून बना सकती है, चेंज कर सकती है एग्जिस्टिंग लॉज को, उनको एबॉलिश कर सकती है और उनकी जगह नए कानून ला सकती है। ये एक पहला पॉइंट आपने कंप्लीट कर दिया, ठीक है ना। और एक बेटर आंसर लिखने का तरीका यही होना चाहिए, इस तरीके से, ठीक है ना। तभी आप अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं, अपने आप को टॉप जो स्टूडेंट्स होते हैं, टॉपर जो स्टूडेंट्स होते हैं उनमें शामिल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में। सो पार्लियामेंट एक्सरसाइज सम कंट्रोल ओवर दोज हु रन द गवर्नमेंट। ऑब्वियसली ये पॉइंट तो सबसे सिंपल पॉइंट है, जो कि आप सभी को भी पता है कि पार्लियामेंट के द्वारा क्या किया जाता है, जो वर्किंग गवर्नमेंट है उस पर कंट्रोल किया जाता है ना। कैसे कंट्रोल किया जाता है आप सभी को पता है। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड देयर आर 7 नेशनल पार्टी इन अवर कंट्री एट द प्रेजेंट टाइम एंड सेवरल जो कह सकते हैं रीजनल पार्टीज़ भी हमारे देश में हैं। और जब पूरे देश में इलेक्शन होते हैं काय के लिए, लोकसभा के लिए, तो उन लोकसभा के इलेक्शन में कोई ऐसा तो है नहीं, भले पार्टी जो रूलिंग पार्टी है वो मेजोरिटी में आती है ऑब्वियसली, बट कई सारे पार्टी के मेंबर जो हैं एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या लोकसभा के मेंबर के रूप में हमारे देश की पार्लियामेंट में आते हैं। अब जब वो पार्लियामेंट में आते हैं तो गवर्नमेंट जो चल रही है उनके द्वारा किसी भी प्रकार के डिसीजन लिए जा रहे हैं, किसी भी प्रकार के कानून बनाने की बात की जा रही है, तो उनमें सारे जो मेंबर्स होते हैं मेजॉरिटी पार्टी के अलावा उनकी वोटिंग वैल्यू भी होती है, सभी की वोटिंग वैल्यू होती है। तो इसके कारण वो क्या कर सकते हैं, यदि उन्हें लग रहा है कि गवर्नमेंट के द्वारा कुछ काम ऐसे किए जा रहे हैं जो देश के लिए पॉजिटिव नहीं है, देश के लिए इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो वो क्या कर सकते हैं, अपना नेगेटिव वोट वहाँ पे दे सकते हैं या सरकार के अपोजिट में अपना वोट कर सकते हैं। तो ये इस तरह से क्या कर सकते हैं, पार्लियामेंट जो है या जो सारे मेंबर्स दूसरे मेजॉरिटी पार्टी के अलावा जो दूसरे मेंबर हैं वो कंट्रोल कर सकते हैं जो रनिंग गवर्नमेंट है उसके ऊपर, है ना। और हमारे देश में तो हमने जैसा कि डिस्कस किया कि 7 नेशनल पार्टीज़ हैं और कई सारी जो हैं वो रीजनल पार्टीज़ हैं, अलग अलग क्षेत्र की जो पार्टी हैं जो किसी 1-2 स्टेट में फेमस होती हैं, है ना। सो वो कंट्रोल कर लेती है, इस टाइप की पार्टी हमारे देश में पाई जाती है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लाइक इंडिया दिस कंट्रोल इज़ फुल एंड डायरेक्ट हमें इस प्रकार का कंट्रोल देखने के लिए मिलता है। कई बार कई बड़े बड़े टॉपिक्स पे कई बड़े बड़े कानून लाने के ऊपर लंबे समय तक डिबेट चलते रहता है और पार्लियामेंट में उसे पास ही नहीं होने दिया जाता, है ना। सो यू विल ऑल्सो रिमेंबर दिस सेकेंड पॉइंट, पार्लियामेंट एक्सरसाइज सम कंट्रोल ओवर दोज हू रन द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट चला रहे हैं, जो वर्किंग गवर्नमेंट रूलिंग गवर्नमेंट है, उन पे पार्लियामेंट क्या कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट कैन डिसीजन विथ द सपोर्ट ऑफ पार्लियामेंट,
ठीक है। गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन ऑब्वियसली हमने यहाँ पे देखा कि उन पे कंट्रोल कर रही है, और जब पार्लियामेंट में मेजोरिटी मिलेगी गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट का मतलब यहाँ पे जो रूलिंग पार्टी है उसको, सो गवर्नमेंट कैन डिसीजन विथ द सपोर्ट ऑफ पार्लियामेंट। जब तक कि पार्लियामेंट से सपोर्ट नहीं मिलेगा, जब तक कि पार्लियामेंट से किसी भी बिल को पास करने के लिए मेजोरिटी नहीं मिलेगी, तब तक क्या नहीं हो सकता, कोई भी डिसीजन जो कि गवर्नमेंट लाना चाहती है, कैबिनेट लाना चाहती है या मिनिस्टर्स लाना चाहते हैं, वो पार्लियामेंट से पास नहीं हो सकता। ऑब्वियसली वो पास नहीं हो सकता जब तक कि पार्लियामेंट का सपोर्ट ना मिले। तो सिंपल पॉइंट है, गवर्नमेंट कैन डिसीजन विद द सपोर्ट ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की हेल्प से ही जो रूलिंग पार्टी है वो कोई भी डिसीजन ले सकती है। ठीक है। पार्लियामेंट कंट्रोल ऑल द मनी दैट गवर्नमेंट हैव। दिस पॉइंट इज ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप लोगों को पता है कि हमारे देश में क्या होता है, संचित निधि जिसको हम बोलते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, उसमें गवर्नमेंट की जितनी भी इनकम होती है, चाहे वो जिस भी सोर्स से हो, है ना, गवर्नमेंट के द्वारा जो टैक्स कलेक्ट किया जाता है ना, या फिर गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट कई सारी कह सकते हैं पब्लिक अंडरटेकिंग्स है, या जो बोल सकते हैं पब्लिक सेक्टर की, या जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं, है ना, गवर्नमेंट बैंक्स हैं, रेलवे है ना, तो जितने भी क्षेत्र से गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है, गवर्नमेंट को पैसा मिलता है, वो यहाँ पे इस फंड में जमा होता है ना। और इसी तरह से जितने भी गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स होते हैं, गवर्नमेंट के जितने भी खर्चे होते हैं, उनको भी, उनके लिए भी पैसे कहाँ से मिलते हैं, वो भी संचित निधि से ही मिलते हैं, कंसोलिडेटेड फंड से ही मिलते हैं। ठीक है, मतलब आना भी इसी में है और ऑब्वियसली जाना भी इसी से है। तो ये सारा जो कंट्रोल होता है कि ये पैसे कैसे निकाले जाएंगे इससे, ये पार्लियामेंट की परमिशन के बाद ही पैसे को जो क्या है निकाला जा सकता है। किससे? कंसोलिडेटेड फंड से। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या याद रखना है, नेक्स्ट पॉइंट आपको यहाँ पे यही याद रखना है कि पार्लियामेंट हैव कंट्रोल ऑल द मनी दैट गवर्नमेंट हैव। मतलब गवर्नमेंट के पास जो भी पैसा है उस पर किसका कंट्रोल होता है, पार्लियामेंट का कंट्रोल होता है। ठीक है ना, ये पॉइंट भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम यहाँ पे कि पार्लियामेंट इज द हाईएस्ट फोरम ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट ऑन पब्लिक इशू एंड नेशनल पॉलिसी इन एनी कंट्री। ये तो सिंपल पॉइंट सभी को पता होता है। ऑब्वियसली हम इसी पॉइंट के लिए ज़्यादातर पार्लियामेंट को जानते हैं, है ना, हमारे देश की जो पार्लियामेंट है उसको हम इसी पॉइंट के लिए ज़्यादातर जानते हैं कि ये सबसे बड़ी फोरम है हमारे देश की डिस्कशन एंड डिबेट के लिए। किसी भी प्रकार के पब्लिक इशू हो या नेशनल पॉलिसी से रिलेटेड इशू हो, देश की कोई भी कानून बनाने से रिलेटेड, नेशनल पॉलिसी से रिलेटेड इशू हो, या लोगों से संबंधित कोई भी कानून हो, इसके ऊपर जो डिबेट होता है, इसके ऊपर जो डिस्कशन होता है, वो कहाँ पे होता है? ऑब्वियसली पार्लियामेंट में होता है। तो हमें यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना है कि पार्लियामेंट इज़ द हाईएस्ट फोरम of discussion and debate on public issue and national policy in any country। है ना, किसी भी देश में पब्लिक इशू पे या फिर जो नेशनल पॉलिसी से रिलेटेड, देश में कानून बनाने से संबंधित यदि कोई डिबेट और डिस्कशन होता है तो वो ऑब्वियसली पार्लियामेंट हाउस में ही होता है। ठीक है ना। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, दैट इज़ पार्लियामेंट कैन सीक इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी मैटर। किसी भी विषय पे पार्लियामेंट जानकारी मंगवा सकती है। यदि मान लो कोई भी विषय है, किसी भी स्पेशल मिनिस्ट्री के अंदर में वो विषय आता हो, है ना, जैसे मान लो हम बात कर ले इस मिनिस्ट्री के अंदर की बात ना करें, जैसे यूपीएससी की रिपोर्ट हो गई, है ना, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट हो गई, सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर ऑफ जनरल, मतलब इनका काम होता है देश में एक साल के अंदर कितने खर्चे हुए हैं उसकी जांच करना। तो इनकी सारी रिपोर्ट कहाँ जाती है? पहले प्रेसिडेंट के पास जाती है, और प्रेसिडेंट के बाद पास जाने के बाद क्या किया जाता है? बाय द प्रेसिडेंट इसे पार्लियामेंट में रखा जाता है। पार्लियामेंट के जो हमारे मेंबर्स हैं उनको बताया जाता है इनकी डिटेल्स, है ना। सो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, पार्लियामेंट कैन सीक इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑफ एनी मैटर। किसी भी विषय पे पार्लियामेंट को यदि लगता है तो वो डिटेल्स मंगवा सकती है किसी भी मैटर से रिलेटेड। तो आई होप आपको यहाँ पे ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस of parliament for any democratic country and what are the main function of पार्लियामेंट, है ना। ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है। आप चाहो तो एज इट इज़
4 और 5 पॉइंट बना के बुलेट पॉइंट्स के फॉर्म में यहाँ पे इनको लिख सकते हो, है ना, कि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में जो रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट होते हैं वो लोगों के बिहाफ में सुप्रीम पावर का यूज़ करते हैं। और इंडिया की बात की जाए तो ऐसी नेशनल असेंबली जिसमें जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो लोगों के द्वारा इलेक्ट होके आते हैं उसे हम पार्लियामेंट बोलते हैं। स्टेट लेवल पे इसे लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है। और फंक्शन की हमने बात करी कि देश में कानून बनाने वाली सबसे बड़ी बॉडी है। कैसे कैसे कानून बना सकती है? लेजिस्लेचर इसलिए हम इसे बोलते हैं। न्यू कानून बना सकती है, पुराने कानूनों को चेंज कर सकती है, उन्हें हटा सकती है और उनकी जगह पे नए कानून लेके आ सकती है। इसके अलावा जो वर्किंग गवर्नमेंट है उसको कंट्रोल करती है पार्लियामेंट। गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन पार्लियामेंट के सपोर्ट के बिना नहीं ले सकती। इसी तरह हमने देखा था मनी से रिलेटेड जितने भी अफेयर्स होते हैं वो पार्लियामेंट के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। और किसी भी टॉपिक पे पब्लिक इशू पे या फिर नेशनल पॉलिसी पे डिस्कशन करने के लिए जो सबसे बड़ी अथॉरिटी होती है वो भी हमारी पार्लियामेंट होती है। और पार्लियामेंट किसी भी विषय पे इंफॉर्मेशन मंगवा सकती है। पार्लियामेंट कैन सीक इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी मैटर, है ना। सो ये पॉइंट हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, 2 हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, कि जो दूसरी अलग अलग कंट्रीज़ हैं उनमें पार्लियामेंट में नॉट ओनली डिफरेंट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड बट ऑल्सो इन इंडिया, है ना। हमने शुरू में ही डिस्कस किया था कि इंडिया में भी 2 हाउस हैं। तो हम देखेंगे कि ये पार्लियामेंट जो है उसे 2 हाउस में क्यों डिवाइड किया जाता है, जिसे पार्लियामेंट चैम्बर बोलते हैं। अलग अलग 2 हाउस बनाने की ज़रूरत क्या होती है, तो ये सारी बातें हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आज का जो पार्लियामेंट का स्टार्टिंग पॉइंट था, फंक्शन एंड नीड ऑफ अ पार्लियामेंट फॉर अ डेमोक्रेटिक कंट्री, आपको क्लियर हुआ होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।